वालेकुम एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो नोज है उसका अगला टॉपिक जो है हमारा एक्यूट रेनाइटिस। पहले एक्यूट करते हैं फिर क्रॉनिक करते हैं। अच्छा, एक्यूट रेनाइटिस ना, इसमें से आपका एसीक्यू तो एक्यूट रेनाइटिस का कभी भी नहीं आया हुआ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉमन कोल्ड है ना, बिकॉज ये बहुत कॉमन, इसकी सारी कंडीशन एक्चुअली बहुत कॉमन सी हैं, तो आपके वाइवा में बहुत आती हैं। और जाहिर सी बात है, आपको पता है नोज में सबसे कॉमन अगर कोई चीज होती है तो नॉर्मल जुकाम होता है, सबसे कॉमन, इससे ज्यादा कॉमन शायद कुछ नहीं होता। तो आपको कॉमन कोल्ड के बारे में वाइवा में अगर ना आए, मतलब एक सिंपल सा सवाल अगर आपको ना आए, तो फिर मेरा ख्याल है कि एग्जामिनर के लिए आपको पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस इज सो मच कॉमन। तो इस वजह से आपको आना चाहिए। और आपको एमसीक्यूज तो हर टॉपिक में से आ ही जाते हैं, तो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन टॉपिक जो आपको मैं भी बताती हूँ। सिंपल सी बात है, एक्यूट राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द राइन का लफ्ज जो भी है ना, वो आपकी नोज के लिए इस्तेमाल होता है, ये राइन, ठीक है। और आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, तो राइनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन द नोज, एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन की है, ठीक है। मतलब ये कि जिसका ऑनसेट एकदम हुआ, सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, ये शॉर्ट हिस्ट्री के साथ आई है। हमारे पास एक्यूट राइनाइटिस जो वो तीन तरह का हो सकता है, ये तो वायरल होगा या बैक्टीरियल होगा या फिर इरिटेटिव होगा, सिंपली, ठीक है। अगर आपके पास वायरल है, हमारे पास जो एक्यूट राइनाइटिस है, तो उसमें सबसे जो आपका कॉमन फिर वही आता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है, जिसको हम राइनोरिया भी, कोराइजा कहते हैं, सॉरी राइनोरिया कोराइजा कहते हैं या कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड आपको पता है जो वैसे तो बहुत सारे वायरसेस की वजह से हो सकता है, जिसमें आपके पे कोरोना है, एडिनो है, उसमें राइनोकॉक्स है, कि सबसे कॉमन जो है इसका वायरस जो कॉज करता है वो राइनो वायरस है, ठीक है, जो आपका कॉमन कोल्ड कॉज करता है, राइनो वायरस, ठीक है। और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपकी बेसिकली नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है। और इसमें आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया, इसका कॉज जो है वो वायरस होता है, एंड 2 से 3 हफ्ते तक ये तकरीबन रहता है। आप दवाई ले भी लें तो आप सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं या फिर अपनी कंडीशन को बेहतर कर रहे होते हैं, वायरस को कुछ नहीं हो रहा होता उससे। लाइक अगर आप जुकाम के लिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि या तो आपको एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक्स दे दी जाती हैं, तो वो बेसिकली आपकी जो कंडीशन यानी एलर्जी के रिएक्शन हो रहा है आपको, उसको बेहतर कर रहे होते हैं। वो वायरस के लिए हम कोई दवाई नहीं देता, कोई एंटीवायरल नहीं दी जाती इसमें, क्योंकि ये खुद ही 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आपकी आप जो पोस्टीरियर नोज होती है वहाँ बर्निंग सी सेंसेशन होती है मुसलसल, पहली तो ये चीज होती है। फिर शदीद किस्म की नेजल स्टफिनेस होती है, नाक बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होता है और बहुत ज्यादा होता है, राइनोरिया, जिसको राइनोरिया होता है, वाटरी राइनोरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, छींकें बहुत आती हैं, एंड आपके साथ इसमें सर्दी भी लग सकती है और हल्का बुखार भी हो जाता है। हमारे पास अगर डिस्चार्ज वाटरी रहे तो मतलब ये कि जुकाम में वायरस ही इन्वॉल्व है अभी तक, और इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, और आप सिंपली नेजल डिकंजेस्टेंट्स और एंटीहिस्टामिन्स, एंटी एलर्जिक्स देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपका नाक बह रही है, अगर वो थिक म्यूकोप्यूरुलेंट्स होने लग जाए, जिसमें हम कहते हैं कि रेशा आने लग जाते हैं, तो फिर इसका मतलब होता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, जो कि म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया स्टेफ्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, कोई भी आ सकता है। ट्रीटमेंट क्या होती है, जनरली कुछ ना भी दें तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स नहीं है हमारे, तो वो खुद ब खुद ही 2-3 हफ्ते में सेटल कर देते हैं। सिर्फ बेड रेस्ट करें और थोड़ी स्टीम वगैरह ले लें, तो फ्लूइड्स का ज्यादा लें, बिकॉज फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। और अगर जरूरत पड़े तो मैंने आपको बताया कि जो एंटी एलर्जिक्स होती है हमारी लाइक एंटीहिस्टामीन्स हैं, या फिर आपके जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी कंजेशन को और एलर्जी के बेसिकली सारा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसको बेहतर कर दे, तो उस तरह की कोई भी ड्रग आप ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार या फिर जिस्म में दर्द महसूस होता है, जो कि कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों को, तो फिर आपको एनाल्जेसिक पैनाडोल टाइप चीज जो है वो साथ ऐड कर लें अपने। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशन इसकी होती नहीं है, लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहे, बहुत अरसे के साथ इन्फेक्शन होता जाए, तो फिर ये आपके साइनसेस में फैल सकता है, तो साइनोसाइटिस कर सकता है। अगर फेरिंग्स में आपके चला जाए और ज्यादा इन्फेक्शन करे तो फेरेंजाइटिस हो सकता है। और अगर कान की तरफ चला जाएगा तो ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम कर देता है और टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। लाइक आसपास के जितने स्ट्रक्चर्स उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन बात है, ज्यादातर नहीं होती। ये तो है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड के बाद अब अपनी बातें ना याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल बातें हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कॉमन कोल्ड के फीचर्स क्या है और आप यही कहें कि नाक बहने लग जाते हैं, आपको ये ना समझ आए कि बाकी क्या फीचर्स होते हैं। लाइक पोस्टीरियर नेजल बर्न है, नेजल स्टफिनेस है, वाटरी राइनोरिया है, स्नीजिंग है, चिल्स है, लो ग्रेड फीवर है, ये सारी बातें ही आपको ना बतानी है, तो फिर यू आर आई गेस के नॉट एबल टू पास दैट वाइवा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगला है जो इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस। आपको पता है इन्फ्लुएंजा भी एक हमारा वायरस था, जिसके
पैंडेमिक्स दुनिया में आए हुए हैं, बहुत दफ़ा आया है ये, और पैंडेमिक फॉर्म में आता है बिकॉज ये हर बार अपना स्ट्रेन बदला के आता है। जब एक डिफरेंट स्ट्रेन इसका सामने आता है तो उसकी हमारे पास वैक्सीन नहीं होती और फिर ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो कि जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आपने सुने भी होंगे। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी 3 टाइप्स होती हैं, A, B और C, और इनमें से कोई भी अगर इनकी वजह से भी जो सिम्टम्स आते हैं वो जनरली जुकाम के ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा सिवियर होते हैं, यही सिम्टम्स होते हैं ये जो इसके आए हुए, लेकिन ये जल्दी, एक तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते, लाइक जिस तरह 1-2 हफ्ते में ये खत्म हो जाता है कॉमन कोल्ड, इस तरह इन्फ्लुएंजा 1-2 हफ्ते में रिजॉल्व नहीं करता। और दूसरी बात, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़रा ज़्यादा सिवियर होते हैं और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है, आई टोल्ड यू के हमारे पास इसके लिए वैक्सीन होती है, हाल ही हम दे सकते हैं, और वो भी स्ट्रेन बदल जाए तो फिर नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। अच्छा, अगला है राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथेमास। एक्जेंथेमास होती है वाइल्ड, पूरी फुल बॉडी रैश डेवलपमेंट होती है, रैश हो जाए तो उसे एक्जेंथेमा जनरल टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है हमारे पास जो होते हैं ना, मीजल्स हो जाता है जिसे खसरा हम कहते हैं, या फिर और जो हमारे पास वो चिकन पॉक्स है जिसको हम, वो पता नहीं, आई गेस उर्दू में नाम याद आ रहा है मुझे, चिकन पॉक्स, जो दाने जिसमें निकलते हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर मीजल्स हो गया, जिनमें बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में रैश या फिर दाने निकलते हैं। इन दोनों कंडीशंस में, इन कंडीशंस में साथ एसोसिएटेड राइनाइटिस हुआ होता है, तो वो हमारे पास राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथेमास होता है। और ये भी जब ये कंडीशंस ठीक होती हैं 2-3, ये फिर इनमें, क्योंकि आपको पता है ये मीजल्स और चिकन पॉक्स जरा हफ्ता ही लेते हैं ठीक होने में, ज्यादा ही ले लेते हैं, तो जुकाम भी राइनाइटिस भी इसके साथ ही सेटल कर जाता है। अच्छा, ये तो हो गया वायरल कॉजेज। फिर बैक्टीरियल कॉजेज में हमारे पास 2 होते हैं, एक तो नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरिया, नॉन स्पेसिफिक अगर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल ना वैसे वो 2 तरह का सकता है, मतलब नॉन स्पेसिफिक में भी, या तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी का मतलब है कि डायरेक्ट बैक्टीरिया ने आके जुकाम ही किया, जिसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आके आपका अगर डायरेक्ट आपके नेजल कैविटी में इन्फेक्शन करते हैं, तो फिर एक सबसे पहले तो आपकी ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन इनसाइड योर नोज, जिसको अगर उखाड़ें तो ब्लीडिंग होती है, और साथ आपकी ये जुकाम के भी सारे फीचर्स आते हैं। और अगर जो सेकेंडरी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है, उसमें यही है कि आपका वायरल राइनाइटिस हुआ था और उस पर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो डिफ्थेरिक है। डिफ्थेरिक का मतलब होता है डिफ्थेरिया आपका एक बैक्टीरिया है विच इज अ टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, डिफ्थेरिया, ठीक है। तो डिफ्थेरिया जो है ना, वो आपका, सॉरी, डिफ्थेरिया आपकी एक कंडीशन है जो डिफ्थेरी बैक्टीरिया कराता है, और उसमें आपको ये पढ़ा होगा गले में जबकि वो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करवाते हैं ऑन योर टॉन्सिल्स, या आपने अपनी माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ी होगी बात कि सूडो मेम्ब्रेन की एक फॉर्मेशन होती है ऑन योर टॉन्सिल्स, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे ग्रेश वाइट सी मेम्ब्रेन होती है। वही डिफ्थीरिया अगर आपकी नोज में इन्फेक्शन कर देते हैं तो वो मेम्ब्रेन आपकी नोज में भी बन जाती है, ग्रे वाइट कलर की ग्रेश मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली आपकी इंफीरियर टर्बिनेट्स और फ्रंट ऑफ नोज, यानी जो आगे आगे का पोर्शन नजर आ रहा है उसको ज्यादा कवर करती है, तो उसको हम फिर डिफ्थेरिक राइनाइटिस कहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने याद रखना है कि आपको सिस्टेमिक, एक तो आपने इस पेशेंट को आइसोलेट कर लेना है क्योंकि ये सेक्रीशन से ट्रांसफर होता है, और आपने साथ उसको पेनिसिलिन देनी है। अच्छा जी, तो मैंने आपको बता दिया कि डिफ्थेरिया में, अच्छा डिफ्थेरिया में जो एक बात यहाँ पर मिस रह गई थी वो ये कि हमारे पास सूडो मेम्ब्रेनी मेम्ब्रेन बनती है यहाँ पर ओरिजिनल, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वो होता है जैसे आपकी सूडो मेम्ब्रेन बनती है, तो मेरे को सूडो मेम्ब्रेन निकल के बच, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है इरिटेटिव फॉर्म। इरिटेटिव फॉर्म तब होती है जब आपके पास, आपको देखा है कि कई बार ना कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सम स्पेसिफिक चीज़ें जैसे डस्ट होगी, पोलन हो गया, या कोई और चीज़, उनके इन से चीज़ों से एक्सपोजर के रिजल्ट में उन लोगों को एक्सेसिव छींकें और बिल्कुल सारे जो आपके राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं ना वो आने लग जाते हैं। तो उस तरह के राइनाइटिस को हम कहते हैं इरिटेटिव राइनाइटिस, जो किसी चीज़ से भी हो सकता है, कुछ लोगों को परफ्यूम से होता है, कुछ को एमोनिया, फॉर्मलिन या किसी भी गैस से होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब पेशेंट को एकदम से जो कंडीशंस आती हैं ना, वो एकदम से जब बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा नाक बहने लग जाती है, तो फिर उन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, जिसमें फिर ऐसे लोगों को बेसिकली अस्थमा का अटैक होने का भी ज़्यादा खतरा होता है। तो उसमें भी ज़रूरी है कि वो उनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाए तो बेस्ट है। विद दैट थिंग, डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि आप इतना क्रॉनिक, इतना ज़्यादा एक्सपोजर दें उस चीज़ का कि बॉडी उसको रिस्पॉन्स ही देना छोड़ दे, तो फिर उस तरह उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिकॉज आपको होता है कि अगर डस्ट हो तो डस्ट के लिए फिर उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, हर वक्त मास्क एंड ऑल दैट चीज़ें, तो ताकि वो उनका एक्सपोजर कम से कम हो, ठीक है जी। तो ये आपकी जो इरिटेटिव फॉर्म ऑफ राइनाइटिस है। तो इसमें से जो आपने याद रखने वाली बातें मैंने आपको बताया कि आपने कॉमन कोल्ड को बिल्कुल नहीं भूलना, मोटी मोटी टाइप्स याद रखें, दैट्स वेरी मच फाइन, ज़्यादा डिटेल में इससे कुछ आता नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। अगली वीडियो में हम क्रॉनिक करते हैं, कोई भी मसला होगा करना आप मुझे, हम ही पूछ सकते हैं। आपके पास ईमेल भी मेरी गिवन होती है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का पेज भी है, जहाँ भी पूछें, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। थैंक यू।